जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। यानी कि जो भी साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है उस सिलेबस को पूरी तरीके से फिनिश करने की साथियों कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। यानी कि हर एक टॉपिक को टच करती हुई निकलेगी ये वीडियो। मेरा मानना है कि अगर आप एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो इस क्लास का एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझसे लिख कर ले लीजिएगा कि आपकी तैयारी साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से शानदार बना दूंगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पर्यावरण शब्द का साथियों संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बचपन में आपने पढ़ा होगा साथियों एनवायरमेंट में परिधन आवरण या पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा, देखिए जिसमें भी भाव नजर आए। भारत में भाव नहीं आ रहा है। भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं मित्रता शब्द की तो एक भाववाचक संज्ञा है। उसके अलावा पेड़ भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अब उसके बाद देखिए अंक, देखिए अंक आपने सुना होगा कि अंक का मतलब क्या होता है। कहीं कहीं तो कहते हैं भाई अंक का मतलब संख्या होता है, यानी कि नंबर होता है, तो ये आपका नंबर हो जाएगा। और इसको साथियों गोद भी कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि अंक का एक मतलब तो संख्या होता है और एक मतलब गोद होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा शब्द क्या है मुझे बताइए। देखिए ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, चौथा शब्द जो है ना ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि ये चौथा शब्द विशेषण है। लेकिन अब क्या गुणवाचक विशेषण है? मैं कहूंगा नहीं। क्या क्रियावाचक विशेषण? मैं कहूंगा नहीं। ये साथियों संख्या बता रहा है ना कि चौथा व्यक्ति है या तीसरा व्यक्ति है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग साथियों क्या होता है मुझे बताइए। तो पंडित का क्या हो जाएगा? पंडिताइन हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए कि मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में काल को आपको पहचानिए कि इसमें से साथियों काल कौन सा है बताइए। देखिए इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि काम अभी अभी पूरा हुआ, यानी कि आम जस्ट अभी अभी कुछ सेकंड पहले साथियों खाया हुआ है। तो कुल मिला के अगर आपको ऐसा लगे कि काम जस्ट अभी पूरा हुआ है तो वहां पर आसन्न भूतकाल वाला वो वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए, लगभग साथियों यहां पर 37 सवाल लिए हैं हिंदी के, और आज आपका टारगेट कितना होने चाहिए? लगभग साथियों 24 से 25 के आसपास का आज आपका टारगेट होना चाहिए। तालव्य ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों क्या आ जाता है? चा, छा, जा, झा हुआ, ये सब तालव्य के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अगर बात करें साथियों या, ये भी तालव्य के अंतर्गत आता है। शा भी आता है, और छोटी ई और बड़ी ई साथियों ये भी तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों शा जो आपका होगा वो तालव्य ध्वनि ही होता है। अब उसके बाद देखिए किस क्रमांक में सुत और सूत, क्या सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थ है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सूत का मतलब क्या होता है और सुत का मतलब क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा सुत का मतलब क्या होता है साथियों? पुत्र, और सुता का मतलब क्या होता है साथियों? आपने सुना होगा पुत्री, ठीक है ना। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि इस सूत का मतलब हो जाएगा पुत्र। तो पुत्र कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है। और इस सूत का मतलब क्या होता है? सारथी होता है। तो मैं कह सकता हूं आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सन्मार्ग में संधि कौन सी है मुझे बताइए। साथियों सन्मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो साथियों क्या हो जाएगा? यहां पर तो व्यंजन संधि है, इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए ज्ञानोदय शब्द में साथियों संधि कौन सी है मुझे बताइए। तो यहां पर साथियों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपकी स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? स्वर संधि हो जाएगी। उसी प्रकार निराधार में संधि बताइए। निराधन आधार हो जाएगा, यानी कि यहां पर विसर्ग लगेगा। तो जहां पर विसर्ग लगता है वहां पर आपकी विसर्ग संधि होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि उपकार का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। साथियों देखिए एग्जाम डेट अब आपकी नजदीक है, तो मैं कहूंगा एक बार सरसरी नजर से आप क्या करके चले जाइएगा, 2018 से लेकर 2024 तक के जितने पेपर हो चुके हैं कम से कम साथियों इनके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट एक बार देखकर चले जाइएगा। हिंदी के क्वेश्चंस को देखकर आप लोग चले जाइएगा, और कुछ क्वेश्चन मैथ के देखकर आप लोग चले जाइएगा। मैं कहूंगा यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों 10 प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, इनको भी सरसरी तौर से अगर आप देखकर चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका साथियों एग्जाम में 65 से 70% पेपर यहीं से आपका आ जाएगा। तो कुल
मिला कि ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे ये पीडीएफ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। वहां पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा, उस बारकोड पर 45 रुपए का आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होता है और ये पीडीएफ आपको साथियों दे दी जाएगी। तो अगर बात करें साथियों विलोम क्या होगा, उप की अगर बात करें तो अप हो जाएगा, यानी कि उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम क्या होगा अनादर का, यानी कि अनादर का विलोम क्या होता है, तो आदर होता है। क्या होता है अनादर का, आदर होता है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है मुझे बताइए, तो अभिज्ञ का विलोम क्या होता है साथियों, अनभिज्ञ होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अर्थ का विलोम क्या होता है, ये सभी विलोम शब्द बहुत पूछे जाते हैं। तो अर्थ का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो इति आपको बताना है। क्या आपको बताना है साथियों, इति आपको बताना है। करुण का साथियों क्या विलोम होगा मुझे बताइए, तो करुण का विलोम आप लोग ध्यान रखेंगे निष्ठुर होता है। क्या होता है साथियों, निष्ठुर होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि यातुधान का पर्यायवाची क्या होगा मुझे बताइए। तो एक तरीके से साथियों यहां पर निशिचर को क्या कहा जाता है, यातुधान कहा जाता है। यातुधान का पर्यायवाची निशिचर ही हो जाएगा। ग्रीवा का मतलब क्या होता है, बस फर्क इतना है, ये आपका तत्सम, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये तत्सम है और ये आपका तद्भव है, यानी कि ग्रीवा को गर्दन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए रात की अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो क्या धाम हो जाएगा, नहीं साथियों त्रियामा हो जाए, यानी कि रात को रात्रि भी कहते हैं, त्रियामा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए साथियों जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं तो आप साथियों यहां पर किसका चयन करेंगे मुझे बताइए। देखिए जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको साथियों अप्रत्याशित कहा जाता है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जामिनर में एग्जाम में साथियों पूछा जाए तो आदोपांत आपको बताना है, यानी कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आदोपांत ही हो जाएगा। अरण्य रोदन का मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए, तो अरण्य रोदन का मतलब क्या जोर जोर से रोना होता है, नहीं। जंगल में चुपचाप रोना होता है, नहीं। अकेले में बैठकर रोना होता है, तो नहीं। मैं कहूंगा व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, एक तरीके से कहा जाता है कि क्यों अरण्य रोदन कर रहे हो, यानी कि बेकार में अपनी विपदा क्यों सुना रहे हो। उसके बाद देखिए जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो तो अकिंचन उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको अकिंचन कहा जाता है। साथियों हिंदी के प्रश्नों का जवाब आपको बहुत तेजी के साथ देना होता है, क्योंकि यहां पर समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि समय आपके पास है ही नहीं। समय अगर होता आपके पास, एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन होते तो मैं आपको समय देता, लेकिन साथियों मुझे तो पता है कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा आपका कितनी कीमती है। तो साथियों मैं बहुत सारी क्वेश्चंस आपको दे देता हूं मात्र 1 घंटे के माध्यम से। और आज की इस वीडियो में भी साथियों मैं आपको 1 घंटे में क्या क्या कराऊंगा पता है, हिंदी के 37 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा 38 क्वेश्चन साथियों कराऊंगा किसके, जीके जीएस यूपी जीके के साथियों 38 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और मैथ के 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। मैं वो नहीं साथियों कि हिंदी के 37 क्वेश्चन में 1-1 घंटा आपका ले ले, जीके के क्वेश्चन में 1 घंटा ले ले, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन में साथियों 2 घंटे आपके ले ले, नहीं। 1 घंटे में पूरा निचोड़ सभी विषयों का, पूरे सिलेबस का रिवीजन आपका साथियों में करवा डालता हूं। चलिए अब यहां पर अगर बात करें पृथ्वी के 3 ओर से, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाले स्थान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो प्रायद्वीप के साथ जाना चाहिए। यानी कि अब आपको पता चल गया कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाले स्थान को ही प्रायद्वीप कहा जाता है। और पानी पीकर जात पूछना ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, तो काम निकलने के बाद सोचना, ये इस मुहावरे का मतलब होता है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मुझे बताइए। देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें हम लोग के पूर्णतया महत्वहीन, तो पूर्णतया महत्वहीन के लिए साथियों एक शब्द क्या होता है, तो अगर बात करें साथियों इसको मैं कह सकता हूं साथियों 3 में ना 13 में मृदंग बजाए ढेरे में, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है। देखिए एरा प्रत्यय कहां है जरा देखिए, मौसेरा में एरा प्रत्यय है, फुफेरा में एरा प्रत्यय है, ममेरा में एरा प्रत्यय है, लेकिन चटेरा शब्द में एरा प्रत्यय नहीं। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग है मुझे बताइए, तो प्रतिष्ठा शब्द की अगर बात करते हैं, प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो प्रति यहां पर क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग का काम करेगा।
मिलेगा और यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुरु दक्षिणा में समास मुझे बताइए कि गुरु दक्षिणा में आखिर कौन सा समास है। देखिए गुरु के लिए दक्षिणा नहीं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो गुरु के लिए दक्षिणा के लिए जहां पर आ जाता है वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहां पर साथियों 4 शब्द आपके सामने हैं, 4 शब्दों में से साथियों शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो आपका इष्ट शब्द लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी इंदु गलत है लिखा हुआ है, ईश्वर लिखा हुआ ईश्वर होना चाहिए, स्त्री भी गलत लिखा हुआ है। इक्षु का तद्भव क्या होगा मुझे बताइए। देखिए इक्षु आपका एक तत्सम शब्द है, इसके तद्भव शब्द की अगर बात करते हैं तो ईक हो जाएगा, यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है मुझे बताइए। तो अगर विनय पत्रिका की हम बात करते हैं तो विनय पत्रिका ये किसकी रचना है, ये साथियों तुलसीदास जी की रचना है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपसे पूछा भी जा रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसकी पुस्तक है, ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों अब मैं आप सभी के लिए पता क्या लाने वाला हूं, तकरीबन 100 क्वेश्चन लाने वाला हूं लेखक और उनकी रचना से संबंधित। कौन से क्वेश्चन होंगे साथियों, लेखक उनकी रचनाओं से संबंधित साथियों 100 सवाल होंगे। और मेरा मानना है कि अगर इन 100 सवालों को आप देख लेते हैं तो जो भी आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे लेखक और उनकी रचना से संबंधित, वो यही 100 प्रश्नों में से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो साथियों बहुत जल्द एक आध दिन में ही वो आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों सब्सक्राइब अगर चैनल होगा, बेल आइकन पर अगर क्लिक होगा तभी वो आपको साथियों वीडियो मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। उसके अलावा अगर बात करें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको एंड में वीडियो के एंड में जाकर साथियों उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि रसिक प्रिया के लेखक कौन है, ये बहुत आपसे पूछा जाता है साथियों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे केशव दास की अगर बात करते हैं तो रसिक प्रिया के लेखक कौन है, केशव दास हैं। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो किस भाषा में रचित है मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करें वो किस भाषा में रचित है, वो तो मैथिली भाषा में रचित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनकी कौन सी रचना थी, तो पत्रहीन नग्न गाछ, क्या साथियों पत्रहीन नग्न गाछ, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये आप लोग साथियों ध्यान रखें। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि जौहर के लेखक कौन है। फटाफट साथियों कमेंट करके आप लोग यहाँ पर मुझे आंसर बता देंगे। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों कौन है इसके लेखक, तो श्याम नारायण पांडे इनका नाम है। और श्याम नारायण पांडे ही साथियों कौन है, ये जौहर के लेखक हैं। ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आंसर आपका क्या होगा। निम्नलिखित में से जितने शब्द आपको दिख रहे हैं, यानी कि विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं साथियों कहां कहां है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए पहले की अगर बात करते हैं राम, रामचरितमानस, गंगा, मिठास आपका बहुवचन हो जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों आम, ये आपका एक जातिवाचक, क्योंकि आम कई सारे होते तो जाति हो गई। उसके अलावा ये भी भाववाचक आ गया, ठीक है ना। उसके अलावा पुस्तक भी भाववाचक आ गया। मैं कहूंगा राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब साथियों हिंदी के आपने कितने क्वेश्चन देखे, हिंदी के आपने तो साथियों यहाँ पर 37 सवाल देखे। अब कितना स्कोर रहा साथियों मुझे नहीं आइडिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब रीजनिंग के पूरे हम लोग 10 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखेंगे और इन 10 क्वेश्चन में से मैं कह सकता हूँ आपसे क्या कि कम से कम 7 क्वेश्चन कीजिएगा। ये बहुत बड़ा मैंने एक तरीके से टारगेट आपको दे दिया, लेकिन नहीं साथियों, आप अगर एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो 7 तक का आपका स्कोर होना चाहिए इन प्रश्नों को करने में, ठीक है ना। तो साथियों चलिए और आप लोग देखिए साथियों कौन कौन से क्वेश्चन है, इनके आंसर, इनके सही जवाब कैसे क्या सॉल्यूशन होगा इनका। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, किसकी बात की गई है कि रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, यानी कि वो अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर है। मान लीजिए अगर साथियों एक लिस्ट लगी हुई है, अरे भाई लिस्ट ऐसे ही तो होती है, ये ऐसे करके होती है ना। मान लीजिए ऊपर से इसको देखते हैं, किसको, रमन को, तो रमन का अगर ऊपर से साथियों जो स्थान आता है
वो कितना आता है, वो 16 आता है। लेकिन अगर इसको नीचे से काउंट करते हैं लिस्ट में साथियों तो इसका कितना स्थान आता है, तो इसका स्थान 49 आता है। तो कहने के कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ऐसा सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है यूपी पुलिस के एग्जाम में कि साथियों बाएं तरफ से 15वां स्थान है या कुछ भी 16वां स्थान है, दाएं तरफ से काउंट करते हैं तो 49वां स्थान है, तो बताइए टोटल लोग कितने। तो आपको दो तरह की संख्याएं दी जाएंगी हमेशा प्रश्न में, आपको दोनों तरह की संख्या को आपस में जोड़ देना है और उसमें से एक घटा देना है, जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके वही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। तो मैं कहूंगा 16 49 में से एक जाएगा 48 जाएगा, 48 आएगा तो मैं कह सकता हूं साथियों कितना आपका आ जाएगा, यहां पर 64 आ जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 64 विद्यार्थी हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में स्थित है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो कह सकते हैं साथियों, मान लीजिए तो कृष्ण का घर साथियों कहां पर, मान लेते हैं कृष्ण का घर यहां पर है और कह रहे हैं कि कृष्ण के घर के दक्षिण में है राम का घर, तो कृष्ण का घर का दक्षिण साथियों ये हो जाएगा, यानी कि यहां पर साथियों राम का घर है। उसके बाद कह रहे हैं कि गोविंद का घर कृष्ण के घर के पूरब में है, तो कृष्ण के घर का पूरब यही तो होगा, तो इधर को किसका घर है साथियों, इधर को गोविंद का घर है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि तो राम का घर, ठीक है ना, ये राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में है, तो साथियों इस दिशा में है। मैं कहूंगा ये दिशा आपकी होती है दक्षिण और ये दिशा आपकी होती है साथियों पश्चिम, तो ये बीच में है ना, तो मैं कहूंगा दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि राम का घर गोविंद के घर से दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है ना। तो दक्षिण पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही साथियों मैंने क्वेश्चन लिए हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हूबहू साथियों वैसे क्वेश्चन जैसे जिस टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, एक घर का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक घर का दरवाजा जो है ना ये उत्तर दिशा की ओर है। कह रहे कि उस घर से निकलकर एक व्यक्ति सीधे 10 मीटर चलता है, तो मान लीजिए उत्तर की तरफ से आया, ये 10 मीटर साथियों आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो साथियों ये क्या, बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर चल गया। कह रहे हैं कि वह फिर दाएं मुड़ता है और 5 चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 25 चलता है, फिर से साथियों दाएं मुड़ता है और 25 चलता है, यानी कि यहां पर आ गया है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, उसका घर ये था, अभी वो यहां पर है, ये दूरी 10 हो गई, कितनी हो गई 10 हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई, यहां पर ये कितनी थी 5 थी, तो ये भी 5 हो गई, यानी कि 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर पर है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 5 त्रिअंकीय यानी कि 3-3 अंकों की 5 संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं साथियों 5 संख्याएं, और सवाल आपसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, यानी कि दूसरा अंक ये और तीसरा अंक ये, यानी कि 8 तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन दूसरे तीसरे की जगह पर क्या कर देंगे, दूसरा तीसरा कर देंगे, यानी कि पहले 2 ले आएंगे फिर 3 ले आएंगे, उसके बाद यहां पर कर देंगे 7 तो वैसे रख देंगे, 9 पहले ले आएंगे, 1 बाद में कर देंगे, उसके बाद 6 वैसे ही रख देंगे, 4 5 हो जाएगा, और साथियों 9 वैसे रख देंगे, 7 6 हो जाएगा, उसी प्रकार 4 1 8 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो परस्पर बदल दिए जाएं, ठीक है। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, पहले ये बताइए तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या ये। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये और तीसरी सबसे बड़ी संख्या ये, यानी कि 791, कहने के तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले और दूसरी अंकों की दूसरा अंक, अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक और दूसरा अंक का योग क्या होगा, यानी कि 7 + 9 आपसे पूछा, पहला अंक दूसरा अंक कितना हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, कितना हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 16 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले और तीसरे अंकों का योग क्या होगा। अब यहां पर साथियों आपसे क्या पूछा जाए, देखिए दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले और तो दूसरी सबसे छोटी संख्या ढूंढिए तो एक बार पहले, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी होगी, ये आपको साथियों यहां पर बताना है। देखिए
सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी और दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 654 हो जाएगी। तो 654 के साथ तो क्या कहा गया है, पहली और तीसरी संख्या का योग क्या होगा, यानी कि 6 + 4 कितना होगा साथियों, 10 होगा। तो 10 देखिए क्या ऑप्शन में कहीं पर है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, और यही आपका साथियों क्या होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे, अब यहाँ पर पूछा यह जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, आप बचपन से साथियों इसको क्या एक क्रम से लिखते होगे ABCDEFGH करके, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि साथियों Z फिर Y फिर उसके बाद X, ठीक है ना, ऐसे करके। तो हम कोशिश करते हैं कि इधर से अगर लिखेंगे तो ये विपरीत क्रम सही तो लिख जाएगा। तो साथियों ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV हो गया ये, ठीक है। चलिए W के बाद X और Y। तो कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, अब बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, यानी कि इस तरफ से 15वां अक्षर क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। तो कहां पर आ गया, L पर आ गया। तो 15वां अक्षर क्या होगा, L होगा। तो L आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित का सही संबंध दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए, धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले। तो अगर बात करें देखिए यहाँ पर आकृति तो दी गई नहीं है, कोई आकृति नहीं दी गई, तो इसका कैसे बन सकता है। मान लीजिए वकील ये हो गए, अब कुछ वकील जो है ना वो धूम्रपान करते हैं, ठीक है, धूम्रपान करने वाले इतने हो जाएंगे, धूम्रपान पर करने वाले वकील, ठीक है। तो ऐसे करके साथियों ये कुछ बन सकता है। चलिए, और अगर बात करें साथियों कुछ वकील ऐसे हो जाएंगे जो धूम्रपान नहीं करेंगे। चलिए भाई, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। खैर आकृति नहीं, आकृति होती तो सही तरीके से मैं आपको समझा सकता था। उसके बाद देखिए यहां पर साथियों अगर बात करते हैं हम लोग कि परसों शनिवार है, क्या दिन है परसों, परसों शनिवार है। देखिए ये हो गया आपका आज, और ये हो गया आपका साथियों कल, और ये हो गया आपको परसों। क्या कहा गया है यहाँ पर, कहा गया है कि यदि परसों शनिवार है, ठीक है ना, यानी कि परसों शनिवार है तो ये दिन कौन सा दिन है, ये शनिवार दिन है। चलिए, और ये फिर कौन सा दिन होगा साथियों, ये आपका शुक्रवार होगा, और ये आपका कौन सा दिन होगा, यानी कि आज जो है ना वो गुरुवार है। तो कह रहे कि कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था साथियों, ये आपको यहाँ पर बताना है, और ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए, तो ये आपका कल हो जाएगा, कल से यानी कि 1 2 3, और यानी कि यहां पर कौन सा दिन होगा, तो कल साथियों क्या हो जाएगा, बुधवार, उसके बाद मंगलवार, उसके बाद सोमवार, उसके बाद रविवार। तो यहां पर जो आएगा वो रविवार आएगा। रविवार कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो यही आपका क्या होगा साथियों, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास में आप लोग बने रहिए। यहां तक आपने कॉन्सेप्ट को तैयार किया है, आने वाले क्वेश्चंस में साथियों जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी आप लोग तैयार कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान जो मिलना चाहिए साथियों वो ज्ञान अधूरा नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी क्लास को तैयार किया जा रहा है तो उसको कुछ साथियों रणनीति से तैयार किया जा रहा है, उसको कुछ सोच समझकर तैयार किया जा रहा है कि हाँ भाई आज की इस वीडियो में इतने इतने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दूंगा और इतने इतने नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप अगर किसी क्लास को पूरा नहीं देखेंगे तो कैसे साथियों आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब साथियों जो भी क्लासेस आ रही है एग्जाम तक आपकी जो भी क्लासेस आएंगी वो आपके लिए क्लासेस कम साथियों एक तरीके से परीक्षा वाला कंटेंट ज्यादा होगा, यानी कि परीक्षा के लिहाज से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा ही पूछा जाता है सिर्फ वही आपको पढ़ाया जा रहा है, बाकी इधर का उधर का कुछ नहीं आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बस आपको साथियों मन लगाकर पढ़ना है जितनी भी चीजें आपको दी जा रही हैं एग्जाम से पहले। और आप देख रहे होंगे साथियों टारगेट सिलेक्शन पर डेली 2 से 3 क्लासेस आपको दी जा रही हैं। इतनी वीडियोस आप लोग साथियों डेली देखा करिए। देखिए अब यहां पर अगर बात करें MENTION को क्या लिखा जाता है, LNTELNEITNO लिखा जाता है, तो PATTERN को क्या लिखा जाएगा। इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही। तो अब यहां पर साथियों लॉजिक क्या लगा है, देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान से हम लोग यहां पर देखें ना तो हमें तो इतनी चीज समझ में आ रही है कि MENTION यहां पर भी है और ऐसे लेटर साथियों यहां पर भी। अच्छा एक चीज देखिए ये ON लिखा हुआ है,
अब ये क्या लिखा है, ये NO लिखा हुआ है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर साथियों थोड़ा सा सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसको मैं साथियों कैसे समझा सकता हूं, इसको मैं लिख कर समझा सकता हूं। ये अब ये लिखेंगे LN क्या साथियों, LNE, उसके बाद साथियों I, उसके बाद साथियों T और N और O। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये N यहाँ पर आ गया है और O यहाँ पर आ गया है, ये I यहाँ पर आ गया है और T ये यहाँ पर आ गया है, ये N यहाँ पर आ गया है और ये E यहाँ पर आ गया है और ये M से क्या हो गया साथियों, यानी कि एक माइनस करा दिया गया बस। तो इसमें भी एक माइनस कराओगे, कैसे कराओगे साथियों मैं आपको बता देता हूँ। PATTERN, तो इसमें अगर साथियों माइनस कराओगे तो O आएगा। O सिर्फ और सिर्फ साथियों ऑप्शन नंबर ए में, इसको लगा के आगे बढ़ जाना आपको एग्जाम में, लेकिन यहां पर हम लोग पूरा देखेंगे। T आ जाएगा यहां पर, ये A आ जाएगा साथियों यहां पर, ये E आ जाएगा यहां पर, ये T आ जाएगा साथियों यहां पर, ठीक है ना। उसके बाद साथियों N यहां पर आ जाएगा, R यहां पर आ जाएगा। तो आंसर आपका कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, देखिए कि अब इसमें से आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे साथियों भिन्न कौन सा है, बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख या साथियों सुंदर, बताइए। देखिए बुद्धिमान तारीफ है, चतुर कह दो बुद्धिमान है एक तरीके से, ठीक है ना। बुद्धिमान कहोगे किसी को तारीफ है, चतुर कह दो तो ठीक है, अच्छी बात है कि बड़े चतुर हो, तो सुंदर कह दो ये भी तारीफ, लेकिन मूर्ख कहोगे तो इंसान नाराज हो जाएगा, जबकि इन सब में नाराज नहीं होगा। तो सबसे विषम यहाँ पर कौन सा है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला सबसे अलग है, सबसे विषम है। उसके बाद देखिए अब साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान के आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो शुरू हो चुके हैं। तो सामान्य ज्ञान के पूरे साथियों 38 सवालों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और मेरा मानना है कि इन 38 सवालों में से आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 15 से 16 के आसपास तक का तो होना चाहिए, इससे कम तो स्कोर आपका नहीं होना चाहिए। चलिए तो लाल ग्रह किस नाम से, यानी कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मैं कहूंगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून की अगर बात करें तो 21 जून का दिन साथियों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि 3 जनवरी। क्या 3 जनवरी की अगर बात करते हैं कि पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास जो होती है वो 3 जनवरी की ही होती है। उसके बाद देखिए पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे स्थल मंडल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको मालूम चलना चाहिए, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस है, बिल्कुल तो है तो ये यूरोप महाद्वीप में, लेकिन कौन से देश में स्थित है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा ये तो रूस में स्थित है। ये कहां पर साथियों, ये रूस में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ, यानी कि जो माउंट एल्ब्रूस है ना ये कहां पर स्थित है, ये साथियों रूस में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, सहारा मरुस्थल की बात चल रही है। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है। उसके बाद देखिए मेरियाना खाई किसके लिए जानी जाती है, यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए नहीं, सबसे अधिक है मूंगे के लिए तो नहीं, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए जानी जाती है मोरियाना खाई, तो बिल्कुल सही साथियों आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दुनिया के सबसे छोटे देश की जब हम बात करते हैं तो वेटिकन सिटी ही दुनिया का सबसे छोटा देश है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो जुलॉटी की अगर बात करें, जुलॉटी ही साथियों पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। उसके बाद देखिए हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस है प्रधान रूप में विद्यमान होती है, तो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और यही आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों क्या हिमाचल प्रदेश में, मैं कहूंगा बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश में ही सागौन के जंगल साथियों पाए जाते हैं। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए।
तो अगर बात करते हैं साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। मिट्टी यानी कि कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं साथियों कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मैं कह सकता हूं साथियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कि नीचे इसका आंसर है, नीचे भी नहीं है साथियों, जलोढ़ मिट्टी आप लोग ध्यान रखेंगे, सी डाल के साथियों कर लेंगे, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों राजस्थान की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत के राजस्थान में ही सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो साथियों ये सवाल ये समझ लीजिए, ये सवालों का जो सिलसिला आपके लिए चल रहा है ये नजदीकी अगर बात करें तो नजदीक आपको लेता जा रहा है सिलेक्शन से। यानी कि जैसे जैसे साथियों क्लासेस को आप लोग देखते जा रहे हो, कंटेंट को आप लोग तैयार करते जा रहे हो, आपके बीच की और सिलेक्शन के बीच की साथियों दूरी ये समझ लीजिए बहुत तेजी के साथ कम होती जा रही है। और मैं आपको साथियों उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा कि समझ लीजिए आपके और आपके सिलेक्शन की बिल्कुल भी दूरी नहीं होगी, यानी कि आप सिलेक्शन को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। उस मुकाम तक साथियों मैं आपको पहुंचा दूंगा, बशर्ते लेकिन इसके लिए कुछ तपस्या आपको करना पड़ेगी, कुछ काम आपको करना पड़ेगा। साथियों लगभग जितनी भी 20 दिन की क्लासेस हैं, जितनी भी साथियों 20 दिन की क्लासेस है उनको आप लोग तैयार कर लीजिए। टारगेट सिलेक्शन पर जो पड़ी है वीडियोस वाले सेक्शन में, लाइव वाले सेक्शन में, उसके अलावा आने वाले जो चंद दिन बचे हैं उनमें जो कंटेंट आपको दिया जाए उनको अगर आप कर लेते हैं तो इस मुकाम तक तो मैं आपको साथियों बहुत आराम से पहुंचा दूंगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें बिनसर का जंगल, ये भारत के किस पड़ोस क्षेत्र में है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि जो बिनसर के जंगल है यह उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, बताइए। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं, 1 मार्च से 30 अप्रैल नहीं साथियों, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आप सभी लोग जानते होंगे कि ये एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि आयात पर कर, क्या साथियों आयात पर कर ये काय का एक उदाहरण है, व्यापार की शर्तों का एक उदाहरण है, ऋणाधार का एक उदाहरण है, व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण है, या विदेशी व्यापार का एक उदाहरण है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो ये व्यापार अवरोधों पर एक उदाहरण है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। एक्सरे का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया, हेनरी बेसेमर के द्वारा नहीं, विलियम के रोंटेजन के द्वारा, बिल्कुल सही। यानी कि एक्सरे का आविष्कार साथियों किसने किया था, विलियम के रोंटेजन ने किया था। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर साथियों क्या है, इसका नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं अप्सरा की, तो आप लोगों को यह याद रखना है कि भारत में जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है इसका नाम क्या है साथियों, अप्सरा इसका नाम है। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि भारी जल की खोज किसने की। तो इनका नाम की अगर बात करें साथियों यूरे, आप लोग ध्यान रखेंगे यूरे के द्वारा ही भारी जल की खोज की गई, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। डायरेक्ट आपसे एग्जाम परीक्षा में साथियों ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इन सभी सवालों को आप साथियों तैयार करते रहिए, ठीक है ना। देखिए अगर सवाल की बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंद्र की अगर बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र देवता की सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा महत्ता का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो ज्ञान के सिद्धांत पर तो साथियों उपनिषद बल देता है। क्या उपनिषद जो है ना साथियों ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, नहीं। बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, नहीं। उपनयन समारोह में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो अगर बात करें साथियों कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, ठीक है ना, कन्नौज नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। उसके बाद देखिए 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, मुझे बताइए।
तो अगर बात करते हैं साथियों कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। 1556 में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच ही लड़ा गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो भारत पर साथियों किसका शासन था? मुगल सम्राट का, ठीक है ना, शासन था। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? मुझे बताइए। तो अगर बात करें कि दूसरा प्रांत वो मैसूर था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद देखिए कि कब ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? मुझे बताइए। यानी कि यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? 1909 के साथ आपका आंसर जाएगा। यानी कि 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की थी, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। डलहौजी ने गवर्नर जनरल था। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किसको, अवध को कब्जे में लिया था? यानी कि किसके माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। या आप सभी लोगों को याद रखना है, मालूम रखना है। उसके बाद देखिए कि स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू की गई थी, यानी कि कहां पर शुरू की गई थी, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। कहां चलाई गई थी? बंबई सूरत के मध्य नहीं साथियों, बंबई थाने के बीच चलाई गई थी। यानी कि आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए चौरी चौरा भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये चौरी चौरा कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही हो। और असहयोग आंदोलन साथियों कब वापस ले लिया गया था? तो ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, फरवरी माह 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जंग संहार किस दिन घटित हुआ था? तो ये साथियों 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ये सवाल भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, आप लोग भी यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती, ठीक है ना, डरबन के बाहर बस्ती नामक एक समुदाय, ठीक है ना, में सामुदायिक मठ की स्थापना की थी। साथियों यहाँ पर एक खाली जगह है, उस खाली जगह को ही आपको क्या करना है, उस खाली जगह को भरना है। यहाँ पर साथियों एक खाली जगह है, देखिए। तो अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे और आपको ध्यान कुल मिला के ये रखना है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के फिनिक्स के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए खिलाफत मुद्दे को ठीक है ना, उठाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, या ईसाइयों और मुसलमानों नहीं, हिंदुओं और ईसाइयों नहीं साथियों, मैं कहूंगा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और उसके बाद देखिए ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आजादी पार्क नाम दिया गया है, ये कहां पर है? तो ये कहां पर है साथियों? ये मेरठ में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हिंदी के, उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद सामान्य ज्ञान के, अब उसके बाद मैथ के 10 क्वेश्चन आप देखेंगे। कितने क्वेश्चन साथियों मैं आपको करवाने वाला हूँ? सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसमें से साथियों 5 से 6 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सही करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए कह रहे हैं कि एक विमान, क्या साथियों, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। कह रहे कि यदि उसकी गति
चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस विमान को कितना समय लगेगा। पहली लाइन में यह कहा गया है कि दूरी कितनी है साथियों, 6000 किलोमीटर है। ठीक है ना। एक सूत्र मैं आपको बताता हूं, वो आप सभी को भी पता होगा साथियों। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है साथियों दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी कि अगर चाल आपको ज्ञात करना है, स्पीड आपको ज्ञात करना है, तो आपके पास दूरी होना चाहिए और समय होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, यानी कि एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। ठीक है ना। तो 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, यानी कि हमारे पास समय है, हमारे पास दूरी है, हमारे पास समय है, तो ये क्या हो जाएगी, ये साथियों चाल हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करें 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते कितना आ गया साथियों, 56 आ गया। 4 जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। यानी कि साथियों चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 750 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज है ये मैंने यहां से साथियों हटा दी। तो यहां पर कहा यह गया था साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, और ये क्वेश्चन बहुत है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेगा। कह रहे कि एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, यानी कि उस विमान की चाल कितनी है, 750 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। और कह रहे कि उसकी गति को, यानी कि उसकी चाल को 250 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 250 किलोमीटर जब उसकी चाल को बढ़ाएंगे तो अब नई चाल उसकी साथियों कितनी हो जाएगी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उसकी चाल अब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कह रहे हैं कि फिर 9000 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगा। तो अब यहां पर साथियों एक दूरी दी गई है, कितनी है, 9000 किलोमीटर। ठीक है, इस दूरी को वो कितने समय में पार करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है साथियों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल होता है। अब अगर बात करते हैं दूरी कितनी है, 9000 है, दूरी 9000 हो जाएगी, और चाल कितनी है, 1000 किलोमीटर हो जाएगी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इन 3 जीरो से साथियों ये 3 जीरो आपके कट हो जाएंगे। ठीक है ना, इन 3 जीरो से आपके साथियों ये 3 जीरो आपके कट हो जाएंगे। बचेगा क्या, यानी कि समय जो आपके पास आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि 9 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों कि तो 9000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में विमान के द्वारा कितना समय लगेगा, 9 घंटे का समय लगेगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। यहां पर लिखा हुआ है कि 8000 रुपए की राशि एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। बहुत ध्यान से आप लोग साथियों यहां पर देखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, तो यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, पहले ब्याज की दर तो ज्ञात कर लो, यानी कि पहले आप एक काम करो, दर ज्ञात कर लो। ठीक है, तो दर बराबर क्या होता है साथियों, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे P यानी कि मूलधन और साथियों T यानी कि समय। तो अब अगर बात करें साथियों साधारण, ये तो साधारण ब्याज ही तो है, साधारण ब्याज दे रखा है, तो दर बराबर साधारण ब्याज 800 है गुणा 100 है, मूलधन कितना है अगर बात करें, देखिए ये साधारण ब्याज है, ये क्या है, एक तरीके से ये आपकी इतने हो जाता है, यानी कि ये मिश्रधन है। तो अगर 956 की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर ये साधारण ब्याज नहीं है, ये साधारण ब्याज नहीं, यहां पर ये लिखा हो, थोड़ा सा ध्यान से मैं नहीं पढ़ पाया कि 800 की राशि ये मूलधन है भाई साहब, ये मूलधन है, तो ये चीज यहां पर नहीं आएगी। कहने के 800 की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। यानी कि मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक असल में क्या हो गई, ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। अब साधारण ब्याज की हमें जरूरत है, तो साधारण ब्याज बराबर कैसे निकाला जाता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, यानी कि 956 में से 800 घटाओगे तो वो साधारण ब्याज होगा, तो 156 आ जाएगा, 156 गुणा 100 हो जाएगा, और P कितना है यानी कि मूलधन कितना है, तो साथियों यहां पर 800 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा साथियों, आपका 800 आ जाएगा। और समय यहां पर अगर बात करें, समय आपका कितना दे रखा है, 3 वर्ष का समय दे रखा है। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लो, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 3 पंजे 15 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहां पर साथियों आपके सामने क्या आ चुका है, 52/8 आपके सामने आ चुका है। 2 से अगर कट करेंगे साथियों, 2 दूना 4, 2 छंग 12 और ये 4 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे साथियों, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 पंजे 20 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं जो दर आपके पास आई है वो दर कितनी आई है, 6.5 आई है। ठीक है,
दर इतने 6.5% आई है, तो कहा जा रहा था कि दर को बढ़ाकर 4 बढ़ा दिया जाता है। तो जब इसमें साथियों 4 बढ़ाएंगे तो अब हमारे पास नई दर कितनी हो जाएगी, 10.5% हो जाएगी। तो नई दर हमारे पास साथियों आ चुकी है। अब हमें क्या, अब साथियों इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पर से डिलीट कर देंगे। और एक चीज बस आप ध्यान रखेंगे कि अगर दर बढ़ा दी जाती है उसके बाद दर कितनी हो जाती है। तो अगर बात करें साथियों उसके बाद अब दर कितनी होगी, दर आपके पास आ गई 10.5%। ठीक है ना। अब साथियों क्या निकाले, अब पूछा क्या गया था कि वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी कि आपसे कुल मिला के एक तरीके से मिश्रधन पूछा गया था। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन तो आपके सामने दे रखा है, अब जरा साधारण ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज क्या होता है साथियों, PRT/100। P क्या है साथियों, मूलधन है, यानी कि मूलधन कितना है तो साथियों 800 है। तो आपका अब साधारण ब्याज अब आप निकाल लो। ठीक है, अब साधारण ब्याज जो निकालोगे साथियों उसमें आपको ये नई दर पुटअप करना है। तो अगर बात करें साथियों नया साधारण ब्याज एक तरीके से हम अगर निकालें तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। P साथियों कितना है, 800 है। और R की अगर बात करें, R कितना है, 10.5। अब हम यहाँ पर लिखेंगे। और अगर बात करें T कितना है तो 3 वर्ष, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये इधर जाएगा साथियों, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर साथियों यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। इस 2 से साथियों ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर साथियों अब कितना आ जाएगा, तो साथियों इनकी गुणा कर लो, यही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 3 से करा लो, 4 तियां 12 और 8 कम 8 16, 8 तियां 24, 24 और 1 25, यानी कि 252 आपका क्या आ जाएगा, 252 आपका साथियों साधारण ब्याज आ जाएगा। तो मिश्रधन आपसे पूछा गया था, मिश्रधन बराबर क्या होता है साथियों, मिश्रधन बराबर होता है साथियों मूलधन जो कि 800 है और प्लस साधारण ब्याज जो कि साथियों 252 है। तो इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 1052 आ जाएगी। यानी कि यही तो साथियों मिश्रधन होगा और यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत शानदार था। मैं उम्मीद करता हूं ये साथियों कि आपके समझ में साथियों अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर थोड़ी दिक्कत आई हो तो एक बार रिपीट करके आप लोग देख लेंगे, आपकी बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा। चलिए तो सवाल आपके सामने यह है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचा, क्या लिखा हुआ साथियों यहां पर अगर बात करें, 20 सेंटीमीटर ऊंचा और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है। यानी कि एक ऐसा एक शंकु है साथियों, मैं शंकु आपके सामने यहां पर बनाता हूं, एक सेकेंड। यहाँ पर अगर बात करते हैं एक शंकु है और शंकु के बारे में बताया गया है कि इसकी जो ऊंचाई है ना साथियों, इसकी ऊंचाई कितनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई साथियों 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी कितनी है, चौड़ाई नहीं साथियों, इसकी त्रिज्या कितनी है तो वो 15 है। तो ये एक ऐसा शंकु है और इस शंकु को गलाया जाता है, यहाँ पर कहा गया है। और इस शंकु को गलाकर 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान कई सारे आकार के शंकु बनाए जाते हैं। कहने के ढले हुए शंकुओं की संख्या, यानी कि इससे जो छोटे छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो पता इसमें क्या करना है साथियों, देखिए जो बड़े वाला शंकु है उसका आयतन, बड़े वाले शंकु का आयतन, और अगर बात करते हैं साथियों छोटे वाले शंकु की भी आपको पता है ऊंचाई भी और त्रिज्या भी, तो छोटे वाले शंकु का आयतन, छोटे वाले शंकु का आयतन, इन दोनों की भाग दे दो, आपको संख्या पता चल जाएगी कि छोटे छोटे शंकु आपसे कितने बन सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें बड़े, देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका वो हो जाएगा। और बटे में भी यही आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर से 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर h भी आ जाएगा साथियों क्योंकि ये आपका शंकु है। तो अगर बात करें इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आर आ गया। अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप क्या होगा साथियों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि ये जो होगा 20 सेंटीमीटर ऊंचा तो 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुणा 20 हो जाएगा। और इसकी अगर बात करते हैं, अच्छा ये तो त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या आएगी यहाँ पर, 20 गुणा 20 थोड़ी ना आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इरेजर का इस्तेमाल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। अब देखिए
लिखा हुआ है आर का स्क्वायर आएगा। आर यहाँ पर क्या है 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है, तो 15 गुणा 15 आना चाहिए, तो 15 गुणा 15 आ जाएगा। और ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर ऊंचा, तो ऊंचाई साथियों 20 है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि छोटे वाले की त्रिज्या क्या है, तो छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है साथियों 1.5 गुणा 1.5 गुणा, उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है तो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसा करता हूँ कुछ जगह के लिए साथियों इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर हमें और थोड़ी बहुत कुछ करना होगी। देखिए अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर अगर बात करें, देखिए इस पॉइंट को हटाकर एक जीरो बढ़ा दिया, इस पॉइंट को हटाकर ये एक जीरो बढ़ा दिया, इस 15 से ये 15 कैंसिल, इस 15 से ये 15 कैंसिल। अब बचा कि आपके पास 2000/5 आपके पास बचा, यानी कि 5 चौक 20, तो कुल मिला के साथियों 400 शंकु हो जाएंगे। उस बड़े वाले शंकु को से अगर छोटे छोटे शंकु बनाएंगे तो 400 शंकु हो जाएंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहा गया है कि एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए एक टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यानी कि अगर बात करें मान लीजिए 100% में कोई चीज है, उस पर वो अगर 12% की छूट दे देता है, यानी कि अगर टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपए है तो टीवी सेट को कितने रुपए में बेचा जाएगा। टीवी सेट पर का जो अंकित मूल्य है वो 6500 रुपए है, यानी कि 12% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 88% में बेचा जाता है। तो जब इसको 88% में बेचा जाता है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि वो कितने रुपए में बिकेगी। तो इन दो जीरो से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे, 65 बटे क्या आ जाएगा साथियों 88 आ जाएगा। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 4 साथियों 52 आ जाएगा। यहां पर भी वही 520 आ जाएगा। 0275, यानी कि अगर बात करें 5720 रुपए साथियों उस टीवी सेट का बिक्री मूल्य हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राजा किसी काम को 20 दिन में करता है। तो अगर बात करते हैं साथियों किसकी, राजा की अगर बात करें तो ये 20 दिन में करेगा। रमेश की अगर बात करते हैं ना तो रमेश की अगर बात करें ये उसको 25 दिन में करता है। रमेश, अब यहाँ पर एक चीज निकाल लीजिए कि एक ऐसा नंबर लिखिए जो कि 20 के पहाड़े में भी आए और 25 के पहाड़े में भी आए। तो साथियों 100 ले लेते हैं, कितनी बार में आएगा वो लिख लीजिए, 20 पंजे 100, ठीक है, 25 चौक 100। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर देखिए, यानी कि टोटल काम कितना है 100 है टोटल काम, ये आप लोग मान लेंगे। 100 टोटल काम कितना है साथियों 100 है टोटल काम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और राजा एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है, और रमेश एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी कि रमेश एक दिन में 4 काम करता है और 10 दिन तक अगर ये काम करता रहेगा तो 40 काम ये कंप्लीट कर लेगा। टोटल काम है 100, जब रमेश ने 10 दिन काम किया अकेले 40 काम कर लिया, अब काम कितना बचा है 60 काम बचा है। तो अब कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद राजा ने काम शुरू किया जो एक दिन में 5 काम करता है। तो कह रहे हैं कि पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा। 10 दिन तो साथियों इसने काम किया, राजा ने नहीं, रमेश ने काम किया, ठीक है ना। अब साथियों ये अकेला कौन काम करेगा, अच्छा क्या कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो अब राजा काम करेगा जो कि साथियों, ठीक है ना। देखिए एक सेकंड, रमेश के काम शुरू करने के बाद राजा ने काम, अच्छा अब जो है पहले 10 दिन इसने काम कर लिया, किसने, रमेश ने। अब दोनों लोग काम करेंगे, तो अब जो दोनों लोग काम करेंगे तो दोनों एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, ये 5 करता है राजा, ये 4 करता है, तो एक दिन में दोनों 9 काम कर रहे हैं। टोटल काम अब बचा है 60, एक दिन में काम हो रहा है 9। तो अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर इसको जरा कट कीजिए, कितने दिन में ये 60 काम निपट पाएगा, इसको जरा कट कीजिए साथियों। देखिए 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी कि ये आ जाएगा। इसको अगर और कट करें साथियों, देखिए इसको अगर और कट करें तो 3 छंग 18 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 6 सही 2/3 दिन। 10 दिन इधर काम हुआ जो कि रमेश ने करा, 6 दिन इधर काम हुआ, तो 10 दिन ये पूरा और 6 दिन ये पूरा, 16 दिन 2/3 दिन साथियों इस काम को लगेंगे। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है 16 सही 2/3 दिन, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर जो है ना वो सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए एक कॉलेज में चुनाव हुए हैं, कहने के जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए हैं। कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 2 उम्मीदवार होंगे, तो एक को जब 62% मत मिले हैं तो उसके अलावा दूसरे वालों को साथियों कितने मिलेंगे, 38% मत मिलेंगे, ठीक है ना।
38% मत मिलेंगे। कह रहे हैं कि उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, यानी कि इसमें जो अंतर होगा, जो गैप होगा वो कितना होगा, वो 144 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अंतर की बात करते हैं साथियों तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से इतना, तो साथियों ये 24 बचेगा, यानी कि 24 जो है ना वो साथियों 144 के बराबर है। तो कहने के डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है, यानी कि अगर 24% 144 के बराबर है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो 144 बटे 24 गुणा 100, तो इसको जरा कट कीजिए, 12 दूना 24 और यहाँ पर 12 आ जाएगा, 2 की अगर कट करे 6 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के कितने डाले गए मतों की संख्या है, 600 है। तो इसलिए 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर अंडर रूट लगा लीजिए, अंडर रूट लगा हुआ है, तो कहने के 1.21 का और 0.09 का माध्य आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और करने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को आप किस टाइप से कर पाएंगे। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें अंडर रूट 1.1 और अगर बात करते हैं साथियों ये आ जाएगा। अब यहां पर अगर करें तो यहां पर नीचे 100 आ जाएगा, बिल्कुल यहां पर अगर करें यहां पर भी 100 आ जाएगा। अब अंडर रूट में 121 है जो कि 11 का स्क्वायर होता है तो 11 आ जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें साथियों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहां पर 3 बाहर आ जाएगा। यहां पर साथियों क्या आपका बाहर आ जाएगा, यहां पर आपका जो बाहर आ जाएगा वो 100, क्योंकि 2 बार 100 लिखा है ना, तो 100 बाहर आपका आ जाएगा। तो 33 बटे यहां पर 100 हो जाएगा। इसको अगर और कैलकुलेट करेंगे तो अगर बात करें, देखिए आपको भी पता होगा नीचे अगर 2 0 होते हैं तो 2 0 कट के 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है, तो कुछ ऐसे करके आंसर आएगा। और ऐसे करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में साथियों ऐसा आंसर लिखा हुआ है, इसलिए यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए। यहां पर लिखा हो कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है, यानी कि इसमें पुरुष भी कामगार हैं, पुरुष लोग भी काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री में और महिला लोग भी काम कर रही हैं। यहां पर पहली लाइन में कहने का मतलब यह है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है, यानी कि अगर 9 पुरुष होंगे तो 1 महिला होंगी, इसका मतलब ये है साथियों, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें ये हम 9x और x के अनुपात में इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी कि अगर महिला कामगारों की संख्या 125 है, यहां पर तो महिला कामगारों की संख्या x दे रखी है, यानी कि x बराबर अगर 125 है तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 125 की 9 से गुणा करा लो, 125 की 9 से गुणा करा लो आपको। अरे भाई महिलाओं की संख्या तो आपको पता चल गई कि अगर महिलाएं 125 हैं तो पुरुष कितने होंगे, देखिए 9 पंजे 45 हो जाएगा, 9 दूना 18 साथियों और 22 2 आ गया आपका, 9 कम 9 और आपका 11 हो जाए, यानी कि पुरुषों की संख्या 1125 होगी, महिलाओं की संख्या 125 होगी। तो कहने के कामगारों की कुल संख्या क्या होगी, यानी कि महिला पुरुष कितने होंगे, यानी कि 1125 प्लस 125 आपसे पूछा जा रहा है साथियों कितने हो जाएंगे। चलिए तो 5 और 5 0, 2 2 4 और 1 1 साथियों 2 और 1, यानी कि 1250 हो जाएंगे। 1250 कौन से ऑप्शन में है, एक सेकेंड, टोटल साथियों यहां पर सही हुआ है नहीं सही हुआ एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं साथियों कि यहां पर क्या बन सकता है। देखिए 1125 और 125 ये 0 आ गया, ये 5 आना चाहिए। अच्छा हाँ तो 1250 होगी साथियों, 1250 होगी, 1240 नहीं होगी, यानी कि आंसर आपकी अगर बात करते हैं तो आंसर आपका जाएगा साथियों किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर, चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, 94 नंबर का सवाल है, इसको देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखे साथियों, एक चीज मैंने नोटिस किया कि लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला। अब यहाँ पर एक चीज ये बदल भी सकती है, देखिए 9 में से 1 महिला, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साथियों इसको इरेज करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि 9 में से 1 महिला, यानी कि 1 महिला है, तो अगर टोटल पुरुष महिला अगर 9 है तो 9 में से 1 महिला है और 8 पुरुष होंगे साथियों, तो जो अनुपात बनेगा वो 8x और x का अनुपात बनेगा। लेकिन हमने क्या गलती से बना दिया, 9x और 1 का अनुपात बना दिया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं साथियों, जब आप इसका अनुपात बनाएंगे, यानी कि अगर x बराबर क्या है 125 है तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा और फिर 125 को और उसको जोड़ दीजिएगा, आपके पास इसमें से ही कोई ऑप्शन वाला आ जाएगा। खैर अगला
अगला सवाल देखिए साथियों, अब यहां पर अगर बात करें कि निम्नलिखित का मान ज्ञात आपको करना, ये सब अंडर रूट में है। अंडर रूट में 156.25 है प्लस अंडर रूट में 0.008 है माइनस अंडर रूट में 0.0361 है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये किसका एक तरीके से मैं कहूं साथियों, ये किसका क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है बताइए। तो ये 125 का क्यूब होता है। अब 2 नंबर के बाद लगा है पॉइंट, तो जब 125 गुणा 125 बाहर आएगा, ठीक है ना, 125 गुणा 125 अंडर रूट में रहेगा तो 125 बाहर आएगा। पॉइंट की वजह से यहाँ पर 1 नंबर के बाद 125 आ जाएगा। प्लस देखिए ये किसका एक तरीके से स्क्वायर, सॉरी ये 125 का स्क्वायर होता है साथियों, ठीक है ना, मैंने क्यूब बोल दिया, शायद ये स्क्वायर होता है। चलिए, और ये किसका क्यूब होता है 125, ये 5 का क्यूब होता है। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। चलिए तो ये 125 का स्क्वायर हो गया। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये साथियों 9 का स्क्वायर होता है। तो पॉइंट लगने की वजह से साथियों क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0.09 यहां पर आ जाएगा। माइनस 361 की अगर बात करते हैं 19 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अगर बात करें 0.19 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए, यानी कि 12.5 में साथियों 0.09 को जोड़िए जरा, 12.5 की अगर बात करते हैं तो यहां पर साथियों अगर 9 को जोड़ने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर साथियों 5 आ जाएगा आपका, उसके बाद साथियों यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 12 आ जाएगा। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब अगला काम क्या करिए कि अब साथियों 12 पॉइंट क्या साथियों 12.59 में से ये घटा दीजिए। तो 12.59 में से कितना घटा देंगे साथियों, 9 घटा देंगे, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा। यानी कि 12.40 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 400 प्लस 16 भाग 0.2 और यहाँ पर साथियों भाग का निशान है, ये क्या है, ये भाग का निशान है और साथियों 0.05 और का प्रश्नवाचक प्रतिशत बराबर 1700। देखिए अगर हम साथियों इसको एक सही तरीके से लिखे तो 400 प्लस, अब यहां पर अगर बात करें इसको साथियों देखिए 100, अगर बात करें साथियों 16 भाग है ना, तो साथियों नीचे आपका आ जाएगा ये, और ये भाग साथियों कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। का मतलब गुणा होता है प्रतिशत की अगर बात करें तो प्रतिशत प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत लगा हुआ है ना, तो नीचे 100 आ जाएगा बराबर साथियों 1700 यहाँ पर आ जाएगी, 1700 लिखा हुआ है। इसको अगर कट करें साथियों यहाँ पर 0 आ जाएगा पॉइंट हटा के, इसको कट करके 880 आ जाएगा, यानी कि साथियों 400 प्लस 80। अब ये भाग लिखा हुआ है ना साथियों, तो नीचे यहाँ पर आ जाएगा 0.05। इसको अगर यहीं पर कैलकुलेट करें तो पॉइंट लगा के 00 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 5 की अगर बात करें तो 5 कम 5 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 यानी कि 1600, यानी कि इस पूरी की जगह पर 1600 आ जाएगा। तो हम एक स्टेप कम करके 1600 यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो 400 प्लस 1600 और गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 100। एक काम करो साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर ये 100 की गुणा 1700 में हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 00 इसमें ही लगा दिया। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब अगर बात करते हैं साथियों 400 जो है ना वो इसमें से माइनस हो जाएगा। क्या अगर बात करते हैं साथियों, ये काम करो साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाकर देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज क्या है, यहाँ एक चीज रहेगी, ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये चीज सबसे पहले सॉल्व होगी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर भी साथियों हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और अगर बात करते हैं साथियों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी ब्रैकेट, क्योंकि ये 1600 जो है ना ये इसको कैलकुलेट करके आया, तो इसको साथियों अब हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि 1600 400 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और साथियों क्या प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से यही हो जाएगा, 1,70,000 कुल मिला के हो जाएगा। अब देखिए ये 2000 जो है ना इसके भाग में आ जाएगा, 2000 इसके नीचे आ गए, इसको हटा दो यहाँ से, यानी कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू आपसे पूछी जा रही तो वैल्यू आपकी आगे, बस इसको सातों कट कर देना, 3 0 से 3 0, इसको इससे कट करोगे 2 8 16, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि 85 आपका सातों बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये कुल मिला के सातों क्लास आपको कैसी लगी, पूरे 1 घंटे की क्लास आपको दी गई। मेरा मानना है ये क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी, चारों विषयों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा। अब एक चीज मैं आपको दे रहा हूं, देखिए अगर आप वाकई में एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो पिछले 20 दिन की क्लासेस आप देख लेना,
पिछले 20 दिन की आप क्लासेस देख लेना और एग्जाम तक साथियों आप लोग क्लास देख लेना, एग्जाम तक जो भी आपको वीडियोस दी जाएं, इन 2 काम को करिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कीजिए। खैर, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लास्ट 6 मंथ की, 6 मंथ नहीं कह सकते, 7 महीने की 2024 जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक की एक वीडियो साथियों मैं अभी डाल रहा हूं कुछ ही देर में, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों, इसलिए चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जय हिंद का। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।